नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन पर। क्या आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2025 में अपनी गणित विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के पाठ्यक्रम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अध्याय और विषयों को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और यह भी बताएंगे कि कौन कौन सा अध्याय कितने कितने मार्क्स का है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2025 पाठ्यक्रम विषय गणित, विषय का कोड है 09 और कक्षा 10। इस पाठ्यक्रम में के अनुसार एक प्रश्न पत्र होगा, एक लिखित परीक्षा होगी जो होगी समय 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, एक प्रश्न पत्र होगा जो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और वो 80 अंक का होगा। प्रश्न पत्र के लिए अंक है जो 80 है, और बचे हुए 20 अंक जो शतरांक के रूप में आपको मिलेंगे, जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलते हैं, जो विद्यालय द्वारा आपको भेजे जाते हैं बोर्ड को। ये आपके आंतरिक मूल्यांकन में, जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, आपकी अटेंडेंस होगी, आपने जो प्रोजेक्ट कार्य कैसा किया है, उसके आधार पर आपको ये अंक मिलते हैं। 20 में से वो 19 भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं, आपके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे। इस प्रकार ये जो पूरे अंक हो जाते हैं, पूर्ण अंक होगा टोटल, वो हो जाएगा 100 अंक का। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब सिलेबस का विश्लेषण। इस सिलेबस को विभिन्न इकाइयों में बांटा हुआ है तथा विभिन्न चैप्टरों में बांटा हुआ है। तो देखो, पहली इकाई में एक चैप्टर दे रखा है वास्तविक संख्या। आप यहाँ देख सकते हैं इकाई फर्स्ट, और इसमें पहला चैप्टर दे रखा है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और ये 4 अंक का है। ठीक है, कितने अंक का है? 4 अंक का है। और इसमें 2 टॉपिक है, एक तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, और दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। यानी जो प्रश्नावली अध्याय चैप्टर 1 है वो वास्तविक संख्या है, और इसमें 2 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। ये दोनों मिलकर 4 मार्क्स की है। और जो 1.1 है वो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है, और जो दूसरी प्रश्नावली है 1.2 वो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण वाले टॉपिक पर आधारित है। तो प्रश्नावली 1.2 में जो प्रश्न आएंगे वो इस तरह के आएंगे, जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आएंगे उसमें। ठीक है, अब आती है दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में आप देख सकते हैं बीजगणित, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में यहाँ आपको 4 चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो ये अलजेब्रा में है। अब देखो, चैप्टर नंबर जो 2 है वो है बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है जो क्या है? बहुपद। बहुपद में भी 2 टॉपिक है। ये 2 टॉपिक है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और जो दूसरा टॉपिक है वो है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ये भी 4 अंक की प्रश्नावली है। ठीक है, तो देखो, जो प्रथम प्रश्नावली है 2.1, उसमें शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में बताया हुआ है, और जो 2.2 है उसमें बहुपदीय के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब आता है तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी तीसरे चैप्टर में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़े मिलेंगे, युग्म मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे x + y = 10, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चरों की घात एक एक है, और जिनमें चरों की घात एक एक होती है वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तथा इसमें चर भी 2 है, पहला चर है x और दूसरा चर है y। तो ये 2 चरों वाली रैखिक समीकरण हो गई। लेकिन आपको जोड़े में मिलेंगे, एक दूसरी समीकरण भी मिलेगी, जैसे x - y = 2। तो ये दूसरी 2 रैखिक समीकरण हो गए 2 चरों वाली। तो इन दोनों चरों की समीकरणों को हम हल करेंगे बीजगणित विधि से, और इस चैप्टर 3 में 2 विधियां है हल करने की उनको। ठीक है, पहली विधि है, देखो, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है विलोपन विधि। इन दोनों विधियों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का। और यह चैप्टर भी है 4 अंक का। ठीक है, जो बहुपद वाला चैप्टर था वो भी 4 अंक का था, और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर है वो भी 4 अंक का है। अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में भी 4 अंक का है, द्विघात समीकरण भी 4 अंक का है। और इसमें टॉपिक दे रखे हैं आपको द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, द्विघात समीकरण की परिभाषा देखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप देखेंगे, और गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों के हल निकालेंगे। ये भी आपको इस सिलेबस में दे रखा है। जैसे द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a = 0 नहीं होता, तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसका अपन हल निकालेंगे। ठीक है, और मूलों की प्रकृति भी देखेंगे, जो हल निकलेंगे, जो मूल निकलेंगे, उनकी प्रकृति का भी अपन अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, ये 4 अंक का हो गया अध्याय। अब अगला अध्याय आता है 5, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी होती क्या है, और समांतर श्रेणी का n वां पद। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है
और फिर एक समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे an द्वारा प्रेजेंट करेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। और जो समांतर श्रेणी के पद होते हैं, जैसे समांतर श्रेणी में 2 पद है, 3 पद है, n पद है, उन सभी पदों को योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे समांतर श्रेणी के n पदों का योग और समांतर श्रेणी के nवां पद, इन 2 बिंदुओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है जो समांतर श्रेणी का, वो थोड़ा बड़ा अंक का है, 6 अंक का है ना। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमने इस वीडियो में अभी तक चैप्टर संख्या 1 और चैप्टर संख्या 2 दोनों को पढ़ा दिया है, तो आप उन वीडियो को देख भी सकते हैं। बाकी बचे हुए चैप्टर भी इस चैनल पर आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब आता है तीसरी इकाई। तीसरी इकाई में आपको देंगे ज्यामिति। तीसरी इकाई है ज्यामिति, ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री में आपको एक तो त्रिभुज वाला चैप्टर है और एक है वृत्त वाला चैप्टर, 2 चैप्टर है ज्यामिति में। तो त्रिभुज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियां कि समरूप आकृतियां क्या होती है, समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है। जैसे 2 वर्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, 2 वर्ग भी एक दूसरे के समरूप होते हैं, ये पढ़ेंगे पहले। फिर त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, त्रिभुजों की समरूपता। फिर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां पढ़ेंगे, जो नियम होते हैं, SS, ठीक है, AA, ये नियम पढ़ेंगे। ठीक है, AAA, ये त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों के नियम है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 6 में। ये चैप्टर नंबर 6 है, जो भी कितने अंक का है, 4 अंक का है। अब आता है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, सर्किल्स। ठीक है, यह भी ज्यामिति का टॉपिक है, जो इकाई 3 में है। और ये चैप्टर नंबर 10 है, जो 6 अंक का है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, तो इस पर स्पर्श रेखा क्या होती है, जो इस वृत्त को स्पर्श करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। इन टॉपिकों का इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे, वृत्त वाले अध्याय में। और ये वृत्त वाला अध्याय है वो 6 अंक का है ना, काफी बड़ा है, तो इस अध्याय को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, अब देखो, अगली इकाई आती है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में एक ही चैप्टर है, और वो निर्देशांक ज्यामिति है, उस चैप्टर का नाम भी निर्देशांक ज्यामिति ही है। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्यामिति। और ये कोऑर्डिनेट ज्यामिति है या निर्देशांक ज्यामिति है, वो 7 अंक की है, और ये सरल भी है। यह चैप्टर जो 7वां है वो सरल है और 7 अंक का है, यानी इसको तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना ही है, क्योंकि ये सरल है एक तो, और ये 7 अंक का भी है, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें 2 टॉपिक है, इसमें 2 टॉपिक, एक तो दूरी सूत्र, डिस्टेंट फार्मूला, और एक है विभाजन सूत्र। ठीक है, जैसे दूरी सूत्र होता है, ये मैं आपको बता दूं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें 2 निर्देशांक होंगे, उनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी है ना। और विभाजन सूत्र भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब अगली इकाई आती है इकाई 5। इकाई 5 है त्रिकोणमिति वाली। तो त्रिकोणमिति में आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे पहले तो त्रिकोणमिति प्रश्नावली है, इसमें पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, कि त्रिकोणमिति होती क्या है। ठीक है, और अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ऐसे इत्यादि प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात भी पढ़ेंगे। जैसे ये थीटा होता है ना, sin थीटा, ये 0 सा लग रहा है आपको, ये कोण है, कोण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे साइन, कोण की जगह 0 भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन 5 कोणों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। विशिष्ट कोणों की बात हो रही है ना, तो विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों का त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती है, ठीक है, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति की प्रश्नावली होगी चैप्टर नंबर 8। और ये चैप्टर है वो काफी बड़ा है और काफी सरल भी है, कुछ लोगों के लिए हार्ड भी होता है, लेकिन ये 8 अंक का है, और इसको आसानी से हम आपको समझा देंगे चैनल पर। तो आपके पूरे में के पूरे अंक मिल जाएंगे 8 त्रिकोणमिति का है जो ये। अब आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 है जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, जो 5 अंक का है। ठीक है, जैसे ऊंचाइयों और दूरियां, जैसे इसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे कोई एक पेड़ है जो 5 मीटर लंबा है, इसकी छाया कितनी बनेगी कि इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री रहे, तो इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करो। इस प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको इस चैप्टर नंबर 9 में। और ये 5 अंक का है, तो ये दोनों चैप्टर 13 अंक के हो गए, 8 और 5 13। तो इसको हम आपको आसानी से समझा देंगे और आपके 13 में के 13 अंक आ जाएंगे। अब देखो इकाई नंबर 6 आती है। इकाई नंबर 6 क्या है? इकाई नंबर 6 में आप देखेंगे
कि ये क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल वाले सवाल आएंगे इसमें। आप देखो क्षेत्रफल के आप सवाल पहले से करते आ रहे हो, तो किसके क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वर्त के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वर्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल के फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए इसमें। जैसे वर्तों से संबंधित तो कुछ त्रिज्यखंड होते हैं, वर्तखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उनके सूत्र याद होने चाहिए, प्लस उन सूत्रों में वैल्यू कैसे जमाएंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सभी इस अध्याय में हम सीखेंगे। और यह अध्याय भी है 11वां, जो कितने अंक का है, ये 5 अंक का है ना, ये भी इंपॉर्टेंट अध्याय है। और जो चैप्टर नंबर 12वां है, क्षेत्रफल वाला है, ये भी इसमें दे रखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 12 में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और वो भी किस प्रकार के ठोसों का निकालेंगे क्षेत्रफल और आयतन, जो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन। जैसे एक ठोस है गोला, गोला, ठीक है, और इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है ऐसे, तो दो ठोस मिलकर एक ठोस बना रहे हैं ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और इसका आयतन भी क्या है, ऐसे सवाल निकालेंगे इस चैप्टर नंबर 12 में। जैसे एक उदाहरण ये भी हो सकता है, एक है घन, एक ठोस तो है घन और इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका आयतन क्या होगा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्न हम इस चैप्टर नंबर 12 में करेंगे। अब आता है इकाई 7, जो लास्ट इकाई है, ये है सांख्यिकी और प्रायिकता। ये इकाई महत्वपूर्ण है और एक कमजोर बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक आसान इकाई है और ये अंकों का ज्यादा अंकों की भी है। 13 अंक की तो है चैप्टर नंबर 13 और 4 अंक का है चैप्टर नंबर 14। आप देखेंगे कि यहाँ सांख्यिकी है जो 13 अंक की है, ठीक है, और जो प्रायिकता है जो 4 अंक की है, और ये दोनों प्रश्नावलियां सरल है, इसको कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है अगर उसे थोड़ी बहुत भी गणित की नॉलेज है। तो देखो सांख्यिकी में आप क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी में आप पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्य निकालना पड़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है, ठीक है। और देखो बहुलक निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होता है और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है। कुल मिलाकर आपको इस अध्ययन 13वें चैप्टर में पढ़ना है, एक तो माध्य जिसे औसत भी कहते हैं, दूसरा पढ़ना है बहुलक और तीसरा पढ़ना है माध्यक। ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं और इन 3 टॉपिक में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जो प्रायिकता है, प्रायिकता तो आप 9वीं क्लास में पढ़े थे, बस 10वीं क्लास में भी वैसी ही प्रायिकता है, कुछ सूत्र हैं उनको आपको पढ़ने हैं और ये एक आसान प्रश्नावली है, ठीक है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन पूरे सिलेबस का हमारे यूट्यूब चैनल पर अध्ययन करवाया जाएगा, पूरा कोर्स आपको यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और जो आगे वीडियो आएंगे उनको भी आपको आसानी से पढ़ना है। अब देखो इसके लिए जो पुस्तक निर्धारित की गई है कि इस सिलेबस को कहाँ से पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी की पुस्तक है ना, वो राजस्थान में लागू है। एनसीईआरटी की पुस्तकों से आपको इस पढ़ना है कक्षा 10 की गणित का पेपर। और आपको ये पता नहीं है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें कहाँ मिलेगी, तो आपको दुकानों पे मिल जाएगी एनसीईआरटी की पुस्तक में, जिसमें पूरे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। अगर आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ जो वीडियो दे रखा है, लिंक वीडियो का देखो यहाँ दे रखा है इस कॉर्नर में, उस पर क्लिक करके आप एनसीईआरटी की बुक्स कैसे डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। तथा अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं कि ये सिलेबस कहाँ मिलेगा सर, तो इस वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, वहां आपको बताया हुआ है कि सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इधर वाले कॉर्नर पर तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है वो मिलेगा, इधर वाले कॉर्नर पर आपको लिंक मिलेगा कि सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।